सर्वज्ञशाला की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, उसकी चर्चा हम देख रहे थे और पिछली क्लास में प्रश्नों के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को हमने देखा था। आज जो है हम उत्तर प्रदेश राज्य की बहुत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं आज उनकी चर्चा देखेंगे, क्योंकि ये जितनी योजनाएं आज इसमें सम्मिलित हैं क्लास में वह ज़्यादा पुरानी नहीं है। 4-5 साल में जो प्रारंभ हुई हैं उन्हीं योजनाओं को आज की क्लास में रखा गया है, क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे मैं जानता हूँ कि अधिकतर एग्ज़ाम में जो स्टेट का एग्ज़ाम है विशेषकर यूपी का, उसमें राज्य की पुरानी योजनाओं से संबंधित प्रश्न नहीं आते हैं। अधिकतर लेटेस्ट योजनाओं या 2-3 साल पुरानी योजनाओं से ही संबंधित प्रश्न आते हैं और इस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उससे प्रश्न आते हैं। तो ज़्यादा पुरानी योजनाओं को पढ़ने का कोई लाभ नहीं है, रेयर है कभी कोई क्वेश्चन आता है। तो पिछली क्लास में प्रश्नों के माध्यम से कुछ पुरानी योजनाओं को हमने देखा था, लेकिन आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज जितनी भी योजनाएं हैं सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं आज की कौन कौन सी योजनाएं हैं इस क्लास में। आज की क्लास में प्रश्नों के माध्यम से नहीं बल्कि प्रत्येक योजनाओं की विस्तृत चर्चा देखेंगे, क्योंकि सभी योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो पहली योजना आपके सामने है एक जिला एक उत्पाद योजना, ODOP योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना इसको बोलते हैं। और इस योजना की जो मूल अवधारणा है वह जापान सरकार द्वारा वर्ष 1979 में प्रारंभ की गई थी, वहीं से मूल इसकी अवधारणा है। और इसके उपरांत इस योजना को थाईलैंड सरकार द्वारा भी प्रचारित और प्रसारित किया गया। इसके अतिरिक्त इस तरह की योजना का मॉडल इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और चीन द्वारा भी अपनाया गया। चूँकि ये देश जापान के आसपास या उसी के क्षेत्र में जो है स्थित हैं, तो इस तरह से ये सब भी प्रभावित थे इस मॉडल से, तो इस मॉडल को इन देशों ने भी अपनाया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने यह योजना जो है 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य का जो दिवस होता है उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को इस योजना का शुभारंभ किया। और इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे मध्यम परंपरागत उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा और उत्तर प्रदेश में लघु मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया। तो इसका मेन उद्देश्य यही था कि लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए और स्वरोजगार प्राप्त हो। तो इस योजना के माध्यम से राज्य में स्थानीय कौशल का विकास तो होगा ही, साथ में वस्तुओं का निर्यात भी अधिक मात्रा में संभव हो पाएगा। तो जो इस योजना का उद्देश्य था या लक्ष्य था, वह लक्ष्य लगभग पूरा होता हुआ दिख रहा है। यह बहुत ही सफल योजना थी और इसी योजना को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी अगस्त 2022 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे लगभग 200 से अधिक स्थानीय उत्पादों को लॉन्च किया था। और भारत सरकार ने ODOP को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के अंतर्गत अपनाया। प्राइम मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग माइक्रो इंटरप्राइजेज योजना जो है उसी के अंतर्गत केंद्र सरकार ने भी ODOP को अपनाया और अगस्त 2022 में लगभग 200 से अधिक उत्पादों को गवर्नमेंट ई मार्केट यानी जेम पोर्टल पे इसको लॉन्च किया। तो इस तरह से यह योजना बहुत सफल रही और स्थानीय उत्पादों को बहुत बढ़ावा मिल रहा है और यह जो है उत्पाद आज विश्व भर में निर्यात भी किए जा रहे हैं। तो इस तरह से एक जनपद एक उत्पाद योजना के क्रियान्वयन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास में न केवल महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, अपितु प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। तो इस योजना में जैसा कि स्थानीय उत्पाद का निर्यात तो होगा ही, साथ में क्या होगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में विकास होगा। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद से एक उत्पाद विशेष का जो है चिन्हांकन संबंधित उत्पाद की विशिष्टता, विपणन सामर्थ्य, विकास संभाव्यता तथा रोजगार सृजनशीलता के आधार पर किया गया है। जैसा कि प्रत्येक जिले में
कोई ना कोई उत्पाद विशेष है और इसीलिए एक ज़िले से एक उत्पाद विशेष को रखा गया है इसमें। अब आपको जिस ज़िले से आप संबंधित हो उसका तो ध्यान रखना ही है, साथ में आपको इसमें जितने भी ज़िले हैं और उनसे संबंधित उत्पाद हैं उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं और ज़्यादातर जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, एक तरफ उत्पाद दे दिया जाता है, दूसरी तरफ ज़िला दे दिया जाता है और 4 उत्पाद 4 ज़िलों को आपस में मिलाना होता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण यह योजना है और इससे संबंधित प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आए हैं और आगे भी आएंगे। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको अपने ज़िले का ही याद रखना है, अपने ज़िले का ज़रूर ध्यान रखना है और हर ज़िले का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मैचिंग में कहीं किसी भी ज़िले से पूछा जा सकता है। और ख़ासकर मेरा सुझाव है कि आप जो किसी ज़िले में विशेष उत्पाद हैं, जिनकी विशेष जो है सुंदरता या समझ लीजिए विशेष स्वाद वाले हैं या विशेष गुण वाले हैं, उनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस तरीके से यह योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इससे संबंधित जितने फैक्ट हैं आपको ध्यान रखने हैं। दूसरी योजना है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। यह योजना जो है मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर इस योजना का शुभारंभ किया गया और जैसा कि उनकी जयंती से एक दिन पूर्व इस योजना को जो प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य क्या था कि राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो हैं, 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के घरों तक पक्की सड़कों से जोड़ना इसका उद्देश्य था। और राज्य के 19 खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी हैं, अपनी अपनी प्रतिस्पर्धा में जो खेलते हैं वह किसी भी खेल से संबंधित हो सकते हैं, तो 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हों उनको उनके घरों को जो है पक्की सड़कों से जोड़ना इसका उद्देश्य था। और इसमें भविष्य में और भी जो है खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। तो यह योजना भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर अगली योजना जो है वह सभी कम्पिटिटिव एस्पिरेंट से संबंधित है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जो कि 15 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ की गई। और इसमें क्या युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई थी। और अभ्युदय योजना के माध्यम से प्रतियोगी युवाओं को IAS, IPS, IFS, PCS सहित मेडिकल IIT प्रवेश परीक्षाओं हेतु भी विशेषज्ञों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इसमें टीचर जो एक्सपर्ट हैं, कोई फैकल्टी एक्सपर्ट हैं या IAS हैं, पूर्व IAS हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, निःशुल्क ऐसे कोचिंग दी जाती है। ये कोचिंग किसी कॉलेज में चल सकते हैं, किसी स्थान विशेष पे चल सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे कोचिंग है। इसमें जो है हालांकि एक बार मैंने इसमें जब यह योजना आई तो मैं ट्रायल के तौर पे इसमें जो है इनरोल करना चाहता था कि देखता हूँ कैसे क्या होता है, लेकिन इनरोलमेंट ही इसमें जो है स्वीकार नहीं किया गया। बार बार साइट इसकी जो है फेल दिखा रही थी। तो इसमें हालांकि योजना चल रही है, देखा है मैंने। इसमें जो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ा होगा वीडियो, अभ्युदय योजना कोचिंग का डाल दीजिएगा तो आप कई सारे सेंटर के आपको उसमें जो है क्लासेस थोड़ा बहुत आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को आपको ध्यान रखना है, फरवरी 2021 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य भी ध्यान रखिएगा। और यह जो है प्रारंभ में 18 मंडलों में इसको 18 मंडल मुख्यालयों में, यानी यूपी के जो 18 मंडल हैं, टोटल 18 मंडल, उनके मुख्यालयों में, जैसा कि आपको पता है प्रत्येक मंडल का एक मुख्यालय है, तो आपको ध्यान रखना है आप किस मंडल में हैं और आपके मंडल का मुख्यालय क्या है, यह भी आपको ध्यान रखना है। वैसे 18 मंडल हैं, सबके मुख्यालयों को आपको ध्यान रखना है। पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते थे, आगे भी आ सकते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब अगली योजना जो है वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, यह उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 22 दिसंबर 2016 को जो है प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। योजना के तहत सरकार द्वारा 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उपचार हेतु अधिकतम 30,000 रुपये की चिकित्सकीय सुविधा जो है मेडिकल असिस्टेंट प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ BPL श्रेणी तथा अन्य लक्षित वर्ग के चयनित परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को ही प्राप्त होगा। यह सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। यदि परिवार में एक से अधिक वरिष्ठ नागरिक हैं
तो प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के इलाज हेतु 30,000 रुपये की धनराशि अलग से उपलब्ध कराई जाएगी। जैसा कि केंद्र में भी सीनियर सिटीजन से संबंधित कई सारी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें राष्ट्रीय वयोश्री योजना आप सुने होंगे, जो कि 2017 में नेल्लोर से प्रारंभ हुई थी, पढ़ा चुका हूँ। केंद्र की योजनाओं में इन सारी योजनाओं की विस्तृत चर्चा हो चुकी है। ऐसे ही एक पीएम वय वंदना योजना भी है, जो 2017 में वो भी प्रारंभ हुई थी, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगली योजना जो है राज्य की, वह है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की गई। और यह योजना प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित है। सभी वर्ग, ध्यान रखिएगा, इसमें प्रश्न आ सकता है, कहीं पे आपको बीपीएल दे सकते हैं या SC/ST दे सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि गरीबी रेखा के नीचे जो भी हैं, चाहे वह SC हों, ST हों, सामान्य हों, किसी भी श्रेणी से हों, सभी वर्ग के लोग इसमें सम्मिलित हैं। बस बीपीएल से नीचे नहीं, यानी बीपीएल के होने चाहिए। और इसमें पात्र कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो और उनकी पारिवारिक आय गरीबी रेखा के नीचे हो। इस योजना के अंतर्गत कार्यक्रम के आयोजन हेतु नगरीय निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ऐसे शासकीय, अर्धशासकीय एवं स्वैच्छिक संस्थाएं NGO अधिकृत होंगी, जिन्हें जिला अधिकारी द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु अधिकृत किया जाएगा। ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम, जैसा कि इसमें कई लोगों का एक साथ जो है विवाह कराया जाता है, जो BPL हैं, BPL की पुत्रियां हैं, उनका विवाह सामूहिक विवाह होता है, यानी कई लोगों का एक साथ होता है। तो इसमें जो है नगर पंचायत, नगर पालिका या अन्य के जो क्षेत्र हैं या उनसे संबंधित जो संस्थाएं हैं, उन्हीं में इसका जो कार्यक्रम का आयोजन होता है। और इसका DM इसके द्वारा जो है DM संचालित करवाते हैं, कार्यक्रम का आयोजन करवाते हैं। इस योजना में विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं, तो यह भी ध्यान रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इस योजना में सरकार प्रति जोड़े पर मौजूदा समय में 51,000 रुपये की धनराशि व्यय करती है। 51,000 रुपये की धनराशि व्यय करती है। और विवाह के लिए महिला की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और पुरुष की 21 वर्ष निर्धारित है। और सामूहिक विवाह कार्यक्रम न्यूनतम 10 जोड़ों का होना अनिवार्य है, तभी वह सामूहिक कहा जाएगा। अब 1-2 लोग होंगे तो थोड़ी ना उसका आयोजन किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, सामूहिक में न्यूनतम 10 जोड़े होने आवश्यक हैं। फिर अगली जो योजना है वह है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। यह भी 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में शुभारंभ किया इस योजना का। योजना के अंतर्गत प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय, जैसे कि सीमावर्ती क्षेत्र क्या होते हैं, जो किसी राज्य की सीमा से सटे हैं या किसी राष्ट्र की सीमा से सटे हैं, जैसे राष्ट्र नेपाल के पास जितने तराई क्षेत्र में या किसी राज्य के बाउंड्री पर जो स्थित हैं और उपेक्षित ग्राम हैं, उनका क्या करना है, सर्वांगीण विकास उनका करना है। इस योजना के तहत बनटंगिया, मुसहर एवं थारू आदि वर्गों के बाहुल वाले ग्रामों का अस्थायी और समेकित विकास किया जाएगा। जैसा कि ये जो जनजातियां हैं या जो जातियां हैं, जैसे वनटांगिया, मुसहर एवं थारू, ये सभी जो है तराई क्षेत्रों में रहती हैं, हिमालय के तराई क्षेत्रों में ये रहती हैं, तो उन्हीं का जो है समेकित विकास किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन जो है ग्राम विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। और योजना के तहत जो है देश की रक्षा में शहीद हुए सेना व अर्धसैनिक बलों के सैनिकों के ग्रामों को शहीद ग्राम घोषित किया जाता है। यदि इनके ग्राम संपर्क मार्ग से नहीं जुड़े हैं तो उसे पक्के सड़क मार्ग से जोड़ने का प्रावधान है। और इन मार्गों का नाम क्या होगा, इन मार्गों का नाम होगा गौरव पथ, यह आपको ध्यान रखना है, गौरव पथ। और इन ग्रामों में तोरण द्वार क्या होता है, गाँव के बाहर किसी मुख्य सड़क पर ऐसे गेट बना दिया जाएगा और शहीद हुए सैनिक की वहाँ पे मूर्ति लगाई जाएगी और गेट के पास
ऐसे द्वार बने होंगे मेन मुख्य सड़क पे, तो गांव के मुख्य सड़क पे ऐसे बनाया जाएगा। तो इन ग्रामों पे तोरण द्वार तथा शहीद हुए सैनिक की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नहीं है अभी, तो इसमें जो है हाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना है अगली, इसको आपको ध्यान रखना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोदय रोजगार योजना है, राजगार नहीं है, रोजगार है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ रोजगार कर लीजिए। तो इसका जो उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करना, ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवकों के शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करना। यानी ग्रामीण क्षेत्र से जो युवा भाग के किधर शहर की तरफ जाते हैं, क्यों जाते हैं? आय करने जाते हैं, रोजगार की प्राप्ति हेतु शहर की तरफ भागते हैं। अगर उनको रोजगार स्थानीय मिल जाए तो वह क्यों जाएंगे? तो यही इसका उद्देश्य था कि जो ग्रामीण युवा हैं उनको पलायन को शहर की तरफ रोका जाए और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर गांव में ही उपलब्ध कराया जाए। तो इस योजना का यह उद्देश्य था। इस योजना के तहत जो है उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत चिन्हित उद्योगों को वरीयता प्रदान की जाती है। और योजना के तहत स्थापित इकाइयों की अधिकतम 13% ब्याज उपादान का लाभ एवं 3 वर्षों तक अन्य सुविधाएं अनुमन्य की गई हैं। इसके अंतर्गत खनिज, वन, कृषि, खाद्य बहुल रसायन, इंजीनियरिंग तथा गैर परंपरागत ऊर्जा और वस्त्र एवं सेवा आधारित उद्योग पात्र संभावित समूह के रूप में निर्धारित हैं। राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गत युवाओं के लिए 25 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान किया गया है इसके अंतर्गत। और आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, महिलाएं और भूतपूर्व सैनिक को जिला योजना के अंतर ब्याज की पूर्ण धनराशि ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी, तो यह भी ध्यान रखिएगा। अब अगली जो योजना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, बहुत महत्वपूर्ण है यह भी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका जो प्रारंभ किया गया वो 15 सितंबर 2015 को प्रारंभ की गई थी यह योजना, यह ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई। योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवक या युवतियां उद्योग क्षेत्र की इकाई स्थापित करने हेतु 25 लाख रुपए तथा सेवा क्षेत्र की अगर उद्योग का कोई यूनिट स्थापित करना है तो उसको 25 लाख, और जैसे सेवा क्षेत्र कंप्यूटर केंद्र, टेंट हाउस आदि खोलने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण इसमें प्राप्त कर सकते हैं। और यह ऋण 6% ब्याज पर होगा, 6% ब्याज पर। योजना के लाभ हेतु आवेदक की पात्रता कितनी होनी चाहिए? आयु जो है 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल उत्तीर्ण हो, और उसके साथ राष्ट्रीय बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी संस्था आदि का डिफ़ाल्टर नहीं होना चाहिए। मुख्य बात है ये कि वह डिफ़ाल्टर ना हो, दिवालिया ना हो, और कम से कम हाई स्कूल वह उत्तीर्ण कर चुका हो। तो ऋण प्राप्त करने में कम परियोजना लागत की इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसी परियोजना स्थापित कर रहे हैं जिनमें 3-4 लाख ही लग रहे हैं, और कोई अगला व्यक्ति आया है जो 10 लाख उसमें लग रहा है, तो प्राथमिकता इसको दी जाएगी। जिसकी परियोजना में 3-4 लाख का व्यय शामिल है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगली जो योजना है सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना। ये सारी योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत ODOP में चिन्हित उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक के समस्त अवयवों जैसे कच्चा माल, डिजाइन, उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण, ऊर्जा संरक्षण, पैकेजिंग आदि से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना, संचालन, देखभाल का कार्य SPV स्पेशल पर्पज व्हीकल बोलते हैं इसको, SPV। अब ये SPV क्या होता है? तो SPV यह एक लीगल जो है यूनिट होती है जो कि किसी संगठन द्वारा किसी विशिष्ट व्यावसायिक उद्देश्य या गतिविधि के लिए इसको बनाया जाता है। ये किसी
कंपनी की अलग अलग सहायक कंपनियों के रूप में होती हैं, जिनकी अपनी संपत्ति और लायबिलिटी होती है, या मतलब मूल कंपनी से अलग होती है और मूल कंपनी से स्वतंत्र भी होती हैं। और इसका उद्देश्य मेन क्या होता है कि नए निवेशकों को इसमें आकर्षित करना, जैसे इक्विटी निवेशक और ऋणदाता, इनको सबको आकर्षित करना। तो एसपीवी क्या है, एक लीगल इकाई है और यह क्या होती है, किसी विशिष्ट व्यवसायिक उद्देश्य और गतिविधि के लिए इसको बनाया जाता है। और यह किसी कंपनी की अलग अलग सहायक कंपनियों के रूप में होती है, जिनकी अपनी संपत्ति यानी अपना जो है एसेट होता है तथा अपनी लायबिलिटी होती है, और ये मूल कंपनी से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। तो एसपीवी को ध्यान रखिएगा। तो एसपीवी द्वारा इसका जो है संचालन, देखभाल, ये सब किया जाएगा। सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना हेतु 15 करोड़ रुपए की परियोजनाएं ली जा सकती हैं, जिसकी लागत 10% एसपीवी तथा शेष राशि राज्य सरकार वहन करती है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अब अगली जो स्कीम है वह है मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना। यह योजना 20 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 10 जिलों में ब्लॉक स्तर पर जो है 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई। 10 जिलों में, ध्यान रखिएगा, 10 जिलों में ब्लॉक लेवल पर 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से अति कुपोषित बच्चों हेतु प्रत्येक ब्लॉक सीएचसी पीएचसी में मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित किया गया है। अब ये सीएचसी और पीएचसी क्या होता है, तो सीएचसी को बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और पीएचसी को बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। तो इस तरीके से होता है। सीएचसी जो है लगभग मानक 80,000 से 1.5 लाख की जनसंख्या पर 80,000 से 1.5 लाख की जनसंख्या पर स्थापित किए जाते हैं, और यह पीएचसी से बड़े होते हैं, और पीएचसी इसी के अंतर्गत संचालित होती हैं। और इसमें लगभग 12 से 15 स्वास्थ्यकर्मी होते हैं, थोड़ा सा पीएचसी से बड़ी होती है। और इसमें जो है सामान्य स्वास्थ्यकर्मी होते हैं, कोई बहुत स्पेशलिस्ट नहीं होता है, लेकिन एक डॉक्टर, पैरामेडिकल जो है स्टाफ हैं और नर्सें हैं, ये सब इसमें होती हैं। अब फिर क्या होता है, पीएचसी जो कि लगभग 20-30 हज़ार जनसंख्या पे जो है स्थापित की जाती है, और इसमें मात्र वही 3-4 कर्मचारी होते हैं, और ये सीएचसी के अधीन ही होते हैं। सीएचसी के अधीन लगभग 5 पीएचसी, एक सीएचसी के अधीन लगभग 4-5 पीएचसी होती हैं। और जैसे पीएचसी में यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो इसमें क्या होता है, इसी में आशा होती हैं, आशा होती हैं। और जब कोई कार्य पीएचसी में नहीं हो पाता, यानी पीएचसी के बाहर कार्य क्षमता से है, तो वह सीएचसी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जैसे कोई मरीज गया और वह पीएचसी की जो है कंट्रोल में नहीं है, तो वह सीएचसी के पास भेज दिया जाता है। अगर सीएचसी के भी नहीं है तो वह जिला अस्पताल में भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से पीएचसी और सीएचसी होते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। तो पीएचसी सीएचसी के मतलब पीएचसी और सीएचसी में ये जो है सुपोषण घर स्थापित किए जाएंगे। और 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर पर प्रतिमाह 16,800 रुपये का व्यय अनुमानित है। यह योजना पायलट प्रोजेक्ट है, जैसा कि कुछ ही जिलों में लागू की गई है। पायलट प्रोजेक्ट मैंने बताया था कि क्या होते हैं पायलट प्रोजेक्ट। किसी योजना को पहले ट्रायल बेसिस पे सरकार क्या करती है, किसी क्षेत्र, जिला, ब्लॉक या किसी एक विशेष क्षेत्र में उसको लागू करती है। फिर योजना का जो है क्रियान्वयन होता है, फिर देखा जाता है कि योजना सफल हो रही है या नहीं हो रही है। तो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको 8 आकांक्षात्मक जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे, जैसे चित्रकूट, चंदौली, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, बहराइच, श्रावस्ती और बौनेपन की दृष्टि से हाई बर्डन जिले जैसे सीतापुर और गोंडा में संचालित की गई इसको। तो याद ध्यान रखिएगा, 10 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको संचालित किया गया। कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना। और ये घर कहाँ, सीएचसी और पीएचसी में स्थापित किए जाएंगे। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगली जो योजना है वह है कन्या सुमंगला योजना।
कन्या सुमंगला योजना जो कि 25 अक्टूबर 2019 को आई थी, और कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री द्वारा। इस योजना का संचालन महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह योजना 1 अप्रैल 2019 से लागू है। जैसा कि योजना आई प्रारंभ हुई 25 अक्टूबर 2019 को, लेकिन एक बैक डेट से लागू किया गया। यह योजना 6 श्रेणियों में लागू की गई है, 6 श्रेणियाँ। योजना के अंतर्गत बेटी के पैदा होने से लेकर उसकी स्नातक की परीक्षा तक, यानी उसकी स्नातक की शिक्षा तक पूरी करने तक चरणबद्ध ढंग से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जन्म से लेकर बेटी के स्नातक होने तक 6 चरणों में 15,000 रुपये प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तो वही 6 श्रेणियों में 6 चरणों में इसको लागू किया गया। यानी जन्म से लेकर बेटी के स्नातक होने तक, ग्रेजुएट होने तक 6 चरणों में इसको 15,000 रुपये इसमें दिया जाता है। इस योजना का लाभ किसी परिवार की अधिकतम 2 बच्चियों को ही दिए जाने का प्रावधान है, यह ध्यान रखिएगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से, यानी किसी महिला को पहली बार जब उसकी डिलीवरी हुई, पहला बच्चा हुआ, तो एक मान लीजिए वो लड़की है, और दोबारा फिर उसकी डिलीवरी हुई, तो मान लीजिए वह 2 जुड़वा बच्चियां उससे पैदा हो गई, 2 जुड़वा लड़कियां पैदा हो गई, तो टोटल क्या होगा? टोटल हो गए 3 लड़कियां हो गई। और जैसा कि ऊपर प्रावधान है कि जो है 2 ही बेटियों पर इसको दिया जाएगा, लेकिन यह जुड़वा हुई थी और पहली प्रसव में सिंगल, दूसरे में जुड़वा थी, तो इससे आपको मतलब उसमें लाभ दिया जाएगा, तीनों बालिकाओं को उसमें लाभ प्राप्त होगा। तो यह आपको ध्यान रखना है। यदि किसी परिवार द्वारा अनाथ बालिका गोद ली गई है, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप से गोद ली गई संतानों को शामिल करते हुए अधिकतम 2 बालिकाएं ही इस योजना के लाभ हेतु पात्र होंगी। ऐसे मान लीजिए बायोलॉजिकल उसकी कोई संतान है, पहले से कोई एक उसके गर्भ से पैदा हुई कोई लड़की है, उसके बाद क्या हुआ कि कोई एक गोद ली बच्ची दोबारा गोद ले ली किसी लड़की को, और वह लीगल हो, ये नहीं कि उसका कोई इलीगल तरीके से हो, तो लीगल के रूप में उसको गोद लिया गया हो, तो इन दोनों को जो है ये योजना का लाभ दिया जाएगा, चाहे वह गोद हो चाहे वह जैविक संतान हो, तो दोनों को लाभ मिलेगा, यह भी ध्यान रखिएगा। फिर अगली जो योजना है वह है वृद्धावस्था पेंशन योजना। 11 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को प्रदत्त पेंशन राशि को प्रति लाभार्थी 400 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये करने का निर्णय किया गया। यह पुरानी योजना है, लेकिन इसका जो है बढ़ाया गया। इसकी जो राशि थी 400 रुपये पहले प्रतिमाह थी, वो 500 कर दी गई। यह योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित है। इस 500 रुपये की राशि में 300 रुपये राज्यांश यानी राज्य का हिस्सा और 200 रुपये केंद्रांश यानी केंद्र का हिस्सा, केंद्र का अंश और राज्य का अंश। राज्य का अंश ज़्यादा है तो 300 और केंद्र का अंश है 200 रुपये। और 80 वर्ष एवं इससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को 500 रुपये की धनराशि प्रतिमाह 100% केंद्र के द्वारा पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। अब जो अगली योजना है वह बहुत ही विवादित मुद्दा है यह, और इससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत परेशान हैं। इससे बहुत सी दुर्घटनाएं, ग्रामीण लोगों को तो इसका नुकसान हो ही रहा है, साथ में गौवंश भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। आए दिन इधर उधर गौवंश कहीं कटे पड़े हैं, कहीं ऐसे उनकी मृत्यु हो जा रही, कहीं तार में फंस के हो जा रही है, कहीं भूखों मर जा रहे हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि जो छुट्टा जानवर हैं, लावारिस जानवर, गोवंश जो निराश्रित हैं, बेसहारा हैं, उनके लिए यह योजना आई थी। तो इस योजना का जो है अनावरण क्या किया गया 6 अगस्त 2019 को। इस योजना के अंतर्गत निराश्रित बेसहारा गोवंश
इच्छुक कृषकों, पशुपालकों एवं अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द किए जाएंगे। मतलब जो ये लावारिस जानवर घूम रहे हैं उनको क्या किया जाएगा, इच्छुक कृषकों, पशुपालकों एवं अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द किए जाएंगे, यानी जिनकी इच्छा हो वो इनको ले सकते हैं। तो इस योजना के क्रियान्वयन हेतु पहले चरण में 1 लाख गौवंश को सुपुर्द किए जाने का प्रस्ताव है, जिस पर अनुमानित व्यय 1 अरब 9 करोड़ 50 लाख रुपए होगी। अब अगला जो पॉइंट है वही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतनी राशि में आपको देखना है जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित ऐसे इच्छुक कृषकों तथा पशुपालकों एवं अन्य व्यक्तियों को 30 रुपये प्रति गौवंश प्रतिदिन की दर से भरण पोषण हेतु धनराशि बैंक खाते में डीबीटी के प्रक्रिया से जो है दी जाएगी। अब 30 रुपये प्रति गौवंश अगर किसी किसान को मिल रहा है तो वह आप बताइए, कोई किसान किसी गौवंश को रखना चाहेगा जो लावारिस घूम रहे हैं, जिनसे कोई आय का स्रोत, यानी वो ना तो दूध दे रहे हैं। अब कोई जो लावारिस छुट्टा सांड है उसको लेके 30 रुपये के लिए वो लेके दिन भर उसके पीछे मेहनत करेगा, तो यह योजना यहीं पे विफल हो जाती है, क्योंकि इसमें जो राशि है बहुत कम है। हालांकि राशि शायद बढ़ाई गई है अभी, लेकिन राशि बहुत कम है। और इसमें जो मेरा मानना है कि इस योजना की जगह पे अगर गौशाला भी निर्माण किया जा रहा है और गौशाला बड़े स्तर पर निर्माण किया जाए, प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाले का निर्माण किया जाए और इसमें जो है 1-2 कर्मचारी, जो यह राशि दी जा रही है वह कर्मचारी को दी जाए और कर्मचारी इनका जो है ध्यान रखें गौवंशों का। और जो सरकार की ज़मीनें हैं, जो खाली पड़ी ज़मीनें हैं, उन पे क्या किया जाए, चारा का उत्पादन करके ऐसे गौवंशों का पालन पोषण किया जाए, वरना ये किसान का सिर्फ नुकसान कर रहे हैं और इससे कोई लाभ नहीं दिख रहा है। और ऐसी योजना बिल्कुल विफल होगी, क्योंकि 30 रुपये के लिए, 30 रुपये प्रति गौवंश के लिए कोई सांड या गाय जो अनप्रोडक्टिव हैं उनको कोई रखना नहीं चाहेगा। तो इस तरीके से योजना विफल ही है। लेकिन आई थी तो आपको पढ़ना है, कब आई थी, 6 अगस्त 2019 को यह योजना आई थी। इसके अंतर्गत जो राशि है वो भी ध्यान रखिएगा, 30 रुपये प्रति गौवंश प्रतिदिन की दर से दिया जा रहा है। अब अगली योजना जो है वह है बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। अब यह योजना 11 नवंबर 2019 को सरकार द्वारा क्या किया गया, ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना, पहले यह योजना थी, इसका नाम परिवर्तित करके यह रख दिया गया बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, इसका नाम बदल दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में नवयुवकों को उद्यमिता की ओर उन्मुख करना तथा स्थानीय संसाधनों को विकसित कर सतत रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण आबादी का शहरी क्षेत्रों की ओर जो है पलायन को रोकना। तो यह भी इसका उद्देश्य था। यह योजना सभी जाति, वर्ग एवं धर्म के लोगों के लिए है, तो यह भी ध्यान रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इस योजना के अंतर्गत संशोधित व्यवस्था के तहत SC, ST और दिव्यांग को प्रति इकाई लागत का 25% अनुदान अथवा अधिकतम 70,000 रुपये जो भी कम होगा, तथा सामान्य जाति को 25% अथवा अधिकतम 50,000 रुपये जो भी कम होगा तक ऋण अनुदान प्रदान किया जाता है। संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत उन्हीं लाभार्थियों को ऋण जो है प्राप्त हो सकेगा जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय जो है 2 लाख रुपए से अधिक ना हो, और लाभार्थी के चयन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष निर्धारित की गई है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। अन्य किसी योजना जैसे मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त लाभार्थी इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे, तो यह ध्यान रखिएगा। अब अगली जो योजना है मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना। यह योजना 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु
प्रक्रिया निर्धारित करने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण धार्मिक, आध्यात्मिक, प्राचीन, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थलों के सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एवं संवर्धन हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल को विकसित किया जाएगा। यह ध्यान रखिएगा, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में। और पर्यटन केंद्र का चयन कैसे होगा? विधायक और जिला अधिकारी की संतुति के अनुसार किया जाएगा, यानी संबंधित जो क्षेत्र है उसके विधायक और जिला अधिकारी के सहमति संतुति से इस केंद्र का चयन किया जाएगा और उसका विकास किया जाएगा। पर्यटन विभाग विधायक निधि और CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से धन प्राप्त करके इस चयनित स्थल का विकास होगा। योजना का देखभाल स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायतों अथवा प्रबंध समिति का गठन कर की जाएगी और योजना के अंतर्गत कार्य संबंधित विभागों के सहयोग से आवश्यकता अनुसार किए जाएंगे। तो यह आपको ध्यान रखना है। अब ये CSR क्या है? CSR इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 2014 से अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया सारी कंपनियों पे। और यह जो कंपनियों पे लागू होता है कितना % CSR के रूप में कंपनियों को रखना होता है, तो वह है 2%। और 2% किसका? 2% नेटवर्थ का नहीं, नेटवर्थ का नहीं, नेट प्रॉफिट का। और कितनी साल के प्रॉफिट के? पिछले 3 साल का जो नेट प्रॉफिट है उसका 2% कंपनियों को CSR के रूप में रखना होता है। और ये CSR क्या होता है? यह कंपनियों का नैतिक जो है दायित्व है और इसके तहत कंपनी द्वारा ऐसे कार्य किए जाते हैं जो पर्यावरण, आम जनता, उपभोक्ता या कंपनी के कर्मचारी आदि पर सकारात्मक प्रभाव डाले। तो CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं इसको। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत जो है 2014 से अनिवार्य रूप से लागू किया गया। परसेंटेज याद रखिएगा, 2% होता है। और किसका 2%? नेट प्रॉफिट का। कितने साल के प्रॉफिट का? पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट हुआ है उसके नेट प्रॉफिट का 2% CSR। अब इस 2% में अलग अलग खर्चे हैं, वो अलग, मतलब जैसे 2% नेट प्रॉफिट का मान लीजिए 100 रुपये हुआ, 100 रुपये। अब 100 रुपये भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से खर्च किए जाएंगे, वह भी बंटवारा है, उसको नहीं ध्यान रखना है। बस आपको नेट प्रॉफिट का 2% CSR के रूप में रखना होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब अगली जो योजना है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है। 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कृषकों को दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में इस योजना को क्रियान्वित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पूर्व में इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना था। बस क्या कर दिया गया? बीमा हटा दिया गया, दुर्घटना कल्याण कर दिया गया। बीमा हटा के कल्याण ले आया गया, बस यही अंतर है। नई योजना के अंतर्गत किसान और उसकी किसान, उसकी पत्नी तथा पुत्र पुत्री, पौत्र पौत्री के साथ बटाईदार भी पात्र होगा। यह सबसे मुख्य बात है। योजना में जब परिवर्तन हुआ तो इसमें यह जो है बंद जोड़ा गया है। तो इस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष की आयु के किसान पात्र होंगे। यह योजना 14 सितंबर 2019 से प्रभावी की गई है। यह योजना 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित है। तो यह स्टेट सेक्टर योजना है जो कि जिला अधिकारियों के माध्यम से संचालित की जा रही है, यह भी ध्यान रखिएगा। योजना के अंतर्गत कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता आ जाती है तो उसकी दशा में उसके विधिक वारिसों या स्वयं कृषक को सामाजिक सुरक्षा के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा किसान अथवा उसके परिजन की 60% से अधिक दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। इस योजना का आच्छादन यानी कवर किसको करती है? बढ़ाते हुए उन व्यक्तियों को भी पात्रता की श्रेणी में रखा गया है
जो खातेदार सह खातेदार किसानों के परिवारों के कमाऊ सदस्य हों, साथ ही भूमिहीन व्यक्ति भी जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर खेती करते हों। तो यह भी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। दुर्घटना बीमा योजना कल्याण हो गया है इसका नाम, दुर्घटना कल्याण योजना। अब अगली जो योजना है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, इसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप बोलते हैं शिक्षुता को, ध्यान रखिएगा। हिंदी बहुत भयानक होती है और हिंदी समझना सबके बस की बात भी नहीं होती है, तो ध्यान रखिएगा। 18 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत राज्य बजट 2020-21 में युवाओं को स्वरोजगार एवं रोजगार से जोड़ने हेतु इस योजना की घोषणा की गई। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को उद्योगों एवं एमएसएमई इकाइयों में ऑन जॉब प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उन्हें निश्चित अवधि के लिए रोजगार से जोड़ना है। परमानेंट रोजगार नहीं, कुछ निश्चित अवधि के लिए, लेकिन उनको प्रशिक्षण देना है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ प्रति माह 2500 रुपये दिया जाता है। धनराशि भत्ते के रूप में दी जाती है और यह 2500 कैसे दी जाएगी, तो 1500 रुपये केंद्र देगी और 1000 रुपये राज्य देगी। तो इस तरीके से इसका राज्य का अंश और केंद्र का अंश इसमें विभाजित है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना यानी अप्रेंटिसशिप योजना है, इसको ध्यान रखिएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। यह भी बजट यूपी के बजट 2021-22 में महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु यह योजना की घोषणा की गई थी। यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जाएगी और इस योजना के अंतर्गत क्या ड्राई राशन के साथ साथ ड्राई राशन में जैसे दलिया है, कुछ बिस्किट वगैरह आते हैं, तो ड्राई राशन में दलिया या फोर्टिफाइड जो है चावल वगैरह भी दिए जाते हैं, दाल भी दी जाती है, तो ये सब इसमें शामिल है। साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। तो यह ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब बढ़ेंगे अपनी अगली योजना की तरफ। अगली योजना है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। इस योजना का उद्देश्य, यह कोरोना महामारी के समय आया जब लॉकडाउन, तो इस योजना का उद्देश्य कोरोना महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन के फलस्वरूप विभिन्न प्रदेशों से वापस आए श्रमिकों एवं कारीगरों को रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराना था। इसके अंतर्गत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ग्रामीण श्रमिक महिलाओं को 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण श्रमिक महिलाओं को 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। वहीं पुरुष श्रमिकों को 4% की ब्याज दर से 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है ताकि वह अपना स्वरोजगार कर सकें, अपना रोजगार स्थापित कर सकें। यह भी महत्वपूर्ण है। कोरोना के लॉकडाउन के बाद इसको लाया गया था, कोरोना काल में। अब आज की जो हमारी अंतिम योजना है वह है आत्मनिर्भर कृषि समन्वित विकास योजना। तो यह 2 सितंबर 2021 को इस योजना का मुख्यमंत्री जी के द्वारा समक्ष प्रस्तुत किया गया, उसी दिन इसकी जो है इसको लागू किया गया। तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक विकास खंड में एक एफपीओ के गठन का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक विकास खंड में एक एफपीओ का लक्ष्य रखा गया है। अब ये एफपीओ क्या होते हैं, इनको बोलते हैं फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। यह ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इसके सदस्य जो है किसान ही होते हैं और ये सदस्य क्या करते हैं, आपस में कृषि संबंधी तकनीक, इनपुट आदि को साझा करते हैं और छोटे किसानों की इसमें सहायता करते हैं। तो यह योजना क्या थी कि प्रत्येक विकास खंड में एक एफपीओ के गठन का इसमें लक्ष्य रखा गया। इस योजना के माध्यम से कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में रोजगार अवसरों में वृद्धि तथा राज्य के प्रत्येक विकास खंड में कृषक उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।
तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, तो आज मैंने 20 योजनाओं की चर्चा की है। लगभग जितने महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं योजनाओं में, उन सारी पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अब आगे 2-3 जितनी पॉसिबल होंगी, जिसमें जो है संपूर्ण योजनाएं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेटेस्ट हैं, वो हो जाएं, तो अगले जो क्लास में उसमें भी यही योजनाएं होंगी। और यह क्लास और आने वाली जितनी क्लास है वह बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसमें सभी लेटेस्ट योजनाएं हैं और यही योजनाएं अगर पूछी जाएंगी तो यही योजनाएं पूछी जाएंगी, क्योंकि बहुत पुरानी योजनाएं नहीं आती हैं। तो इस तरह से आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत आभार और आप सबका सहयोग बना रहे। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो इसको साझा ज़रूर करिए, अपने सहपाठियों के संग इसको साझा करिए तथा प्रत्येक वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया भी दिया करिए, जिससे क्या होता है कि मुझे प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और मुझे और बेहतर से बेहतर इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर धीरे धीरे आता है, अच्छा करने का प्रयास करता हूँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।